सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। ऑफ कोर्स मैं संदीप सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस नए चैनल पे, जो कि लातूर पैटर्न का पहला डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है मैथमेटिक्स के लिए, जहां पे आपको बेहतरीन से बेहतरीन चीजें मिलने वाली। तो आज जैसे थंबनेल पे आपने देखा होगा, आज का अपना ये वीडियो होने वाला है बोर्ड का गेस पेपर, जो अभी 21 फेब को आप बोर्ड की एग्जाम दोगे ना, उसका ये गेस पेपर है। देखो मेरा टोटल, मैंने फर्स्ट वीडियो में बोला था, आप चाहो तो फर्स्ट वीडियो मेरा देख सकते हो, इसी चैनल का सबसे फर्स्ट वीडियो। उसमें मैंने बोला था कि 15 इयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। उस 15 ईयर में से 4 साल में राजर्षि साहू कॉलेज लातूर में था, और वहां मैं बोर्ड की पेपर चेकिंग का भी काम करता था, और बोर्ड का पेपर सेट कैसे होता है उसको काफी करीब से मैंने देखा है। तो उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं इस वीडियो के थ्रू। यहां मैं कोशिश करूंगा, अपना थियरी का पेपर होता है 80 मार्क्स का, तो आई एम डैम श्योर कि आपका इस गेस पेपर के बाद, मतलब पूरा गेस पेपर में डिस्कस करने वाला हूं। सेक्शन ए, बी, सी, डी 4 सेक्शन होते हैं, आपको पता है। सेक्शन ए में क्या होता है? सेक्शन ए में 8 एमसीक्यू एंड आपके 4 1 मार्क क्वेश्चन। सेक्शन बी में 2 मार्क के क्वेश्चन, सेक्शन सी में 3 मार्क क्वेश्चन एंड सेक्शन डी में 4 मार्क के क्वेश्चन। तो मैं ऐसे पेपर मैंने डिजाइन किया हुआ है जिससे आपको पता चले कि रियल पेपर होता कैसे। जो मेरी पूरी एक्सपर्टीज है, मेरा इतना 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वो पूरा मैं इसमें उतार के लाया हूं। यानी यहां पे आपको ऐसी चीजें पता चलेगी, या ऐसे समझो कि आप लगभग मोर देन 80%, मतलब कि ये होगा आपका 65 अबो, आउट ऑफ 80 65 अबो का मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं कि इसी क्वेश्चन पेपर के साथ आपको मिलेगा, इसी क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के डिस्कशन में। इसके पहले कि मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूं, बोर्ड पे दिख रहा है कि मैंने जो मेरा एनालिसिस मैंने किया है ना, लास्ट के 5-6 साल के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करके ये कुछ की फैक्ट्स निकाले बच्चों। की फैक्ट्स का मतलब होता है कि एक हाइलाइट्स, जो पेपर सेटर या बोलेंगे कि आप एक स्टूडेंट के तौर पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्या होता है। यहां जैसे आप देख रहे होंगे कि सेक्शन डी की मैं पहले बात करता हूं। सेक्शन डी की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि बेटा सबसे ज्यादा वेटेज या सबसे ज्यादा मार्क्स आपको वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि सेक्शन डी आपका होता है 4 मार्क्स का। तो सेक्शन डी में मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो सेक्शन डी में कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 4 थ्योरम आएंगे। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में इस वीडियो के बाद, मतलब जो गेस पेपर हम डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे इस चैनल पे, इसके बाद में जो बोर्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है उनको भी डिस्कस करूंगा, और उसका प्रूफ इजी तरीके से, या बोर्ड की एग्जाम, बोर्ड की पेपर में या बोर्ड की एग्जाम में कैसे लिखना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में देखो सेक्शन डी में क्या होता है कि कम से कम 3 थ्योरम, ज्यादा से ज्यादा 4 थ्योरम आते हैं। कि कई बार 3 थ्योरम का भी देख चुके अपन, आप देख सकते हो, और कई बार 4 थ्योरम्स भी होते हैं। अगर 4 थ्योरम्स एग्जाम में आते हैं तो पीओएस यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से एक थ्योरम आपको देखने मिलेगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक थ्योरम, डिफरेंशिएशन का एक थ्योरम। डिफरेंशिएशन अपने आप में 3 थ्योरम से, डिफरेंशिएशन लेसन में 3 थ्योरम से, उसमें से एक थ्योरम यहां पे आपको देखने मिलेगा वेक्टर्स में एक। अगर 4 थ्योरम्स आते हैं तो ये 4 लेसन में से ही आएंगे। जैसे कि 2025 का पेपर आप देख सकते हो, वहां पे शायद 3 थ्योरम आए थे, तो वहां पे 3 थ्योरम आए थे, तो वहां पे वेक्टर्स का थ्योरम नहीं आया होता। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक दिख रहा था, डेफिनेट इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन का तो ऑलमोस्ट होता ही होता है। एंड सेक्शन डी में और एक ऑब्जर्वेशन है थ्योरम्स के अलावा, कि आपका एलपीपी का क्वेश्चन, आपको पता है कि एलपीपी लेसन कितने मार्क्स को है? 4 मार्क्स को। इसका पैटर्न देखो, या तो क्या होगा, या तो आपका ये पैटर्न जो होगा 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा एलपीपी का एंड 3 मार्क्स का आएगा। सेक्शन ए में 1 मार्क होता है और 3 मार्क्स का आएगा, या तो 1 3 मार्क, या फिर एमसीक्यू में एक क्वेश्चन देगा और 2 मार्क्स के सेक्शन में एक क्वेश्चन देगा, हो गए 4 मार्क्स। ये चांसेस काफी कम है। ज्यादा चांसेस किसके हैं? ज्यादा चांसेस है सेक्शन डी में आने के, और
उसमें से भी मैं आपको यहां पे बताऊं, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी पे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन आता है। तो यहां आपको 4 मार्क्स का वो ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है ना, एक क्वेश्चन मैंने भी लिया है इस पेपर में, हम उसे सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि एलपीपी का 4 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पे आता है 4 मार्क्स के लिए, सॉल्व द एलपीपी। नेक्स्ट, अगर थ्योरम्स के अलावा इंडिफिनिट पे सवाल आता है, अगर थ्योरम्स के अलावा इंडिफिनिट पे सवाल आता है तो 90% केसेस में ये हम देख रहे कि सवाल आएगा पार्शियल फ्रैक्शंस, या फिर 10% केसेस में बोलेंगे कि बाय पार्ट्स पे सवाल आएगा, या तो बाय पार्ट्स पे आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि पार्शियल फ्रैक्शन पे आपका सवाल बने। ओके, ये सेक्शन डी का मेरा ऑब्जर्वेशन है। एंड सेक्शन ए, ऑफ कोर्स 8 जो एमसीक्यू होते हैं उसमें भी एक पैटर्न है। पैटर्न ऐसा है कि कम से कम एक क्वेश्चन 8 में से मैथमेटिकल लॉजिक पे एक होता ही होता है। एसओटी, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, या फिर आप कहते हो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेसन से आता है, वहां से एक क्वेश्चन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन, एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वेश्चन। 8 में से 4 क्वेश्चन इस 4 लेसन पे आपको मिलेंगे। बाकी 4 क्वेश्चन कुछ भी हो सकते, लेकिन 4 क्वेश्चन आपके 8 में से इन 4 लेसन पे आएंगे ही आएंगे। तो ये मेरा कुछ एनालिसिस था। बाकी आप बोलोगे सर सेक्शन बी और सी के आपने बात नहीं की। बेटा बी और सी के बारे में ऐसे कुछ फिक्स क्राइटेरिया समझो, या फिर कोई ऐसा एनालिसिस नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने जो एनालिसिस करने लायक चीजें थी, जो बार बार रिपीटेशन दिख रहा था, उस हिसाब से मैंने बोला है कि सेक्शन डी का ये ऑब्जर्वेशन रहेगा और ये चेंज नहीं होगा, ये ऑब्जर्वेशन आपका फिक्स है। एंड सेक्शन ए का ए ऑब्जर्वेशन रहेगा। सेक्शन बी और सी का कुछ बोल नहीं सकते, उस पर मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है कि बोर्ड की एग्जाम का वेटेज कैसे होता है, चैप्टर वाइज वेटेज कैसे होता है, उस हिसाब से आप देख लेना कि आपके टोटल चैप्टर वाइज वेटेज तो जस्टिफाई होगा ही, चैप्टर वाइज वेटेज तो जस्टिफाई होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपको फर्दर प्रिपरेशन के लिए ये आपको काम में आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहीं नहीं मिले किसी भी चैनल पे आपको इस तरीके का ऑब्जर्वेशन जो खुद टीचर ने बनाया हुआ है, ये नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज इसे लिख लेना। हम शुरू करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का डिस्कशन, ठीक है। तो हेलो बच्चों, देखिए सेक्शन ए का डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन। सेक्शन ए में होता, पता है आपको, एमसीक्यूज होते 8, 8 के 8 कंपलसरी सॉल्व करना है, इसमें आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल लॉजिक का सवाल है कि पी एन क्यू बोला है कि यफ है। पी एन क्यू क्या है? यफ, एंड पी इंप्लाइज क्यू भी यफ है। अगर ऐसा है तो पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यू बताओ। देखो यहां आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना होता है, लेकिन क्योंकि बेटा ये एमसीक्यू है तो यहाँ पे स्टेप वाइज जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सीधा आप क्या करो, ऑप्शन से जाओ ना। आपको पता है कि टीएनटी टी आता है क्या? टीएनटी टी आता है, यफ नहीं आता है, मतलब आपको सी ऑप्शन तो नहीं हो सकता। टी एफ, टी एंड एफ, यफ होता है, टी इंप्लाइज यफ, यफ होता है, तो ये आपका आंसर होगा। और आप देख सकते हो कि यफ एंड टी, यफ होता है लेकिन यफ इंप्लाइज टी, यफ नहीं होता, टी होता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। और यफ इंप्लाइज यफ भी टी होता है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसमें मुझे करने लायक कुछ लगता नहीं, तो आपका सिंपल सा आंसर बनेगा टी कॉमा यफ। ये सवाल आपका एसओटी से सवाल है, यानी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से सवाल है। आप देख सकते हो कि यहां पे सवाल को बनाए कैसे, सिंपल है कि a प्लस बी कॉस सी। देखो बच्चा गलती कहां करता है, इसका मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको, कि ऐसे आप कॉस सी देखते हो, कॉस ए को आपने देखा और कॉस बी को आपने देखा, आपका मन पहले करेगा कि सर क्यों ना कोसाइन रूल लगाए। बिल्कुल नहीं, आपको कोसाइन रूल में बेटा स्क्वायर की टर्म आएगी ना। इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। लेकिन आप ऑप्शंस देखो तो आपके ऑप्शन स्क्वायर में नहीं है, तो आप बिल्कुल भी वो गलती मत करना कि आप क्वेश्चन को स्क्वायर में लेके मत जाओ। इसलिए यहां कोसाइन रूल लगाना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात। तो यहां आपको प्रोजेक्शन रूल लगाना। क्या लगाना है? प्रोजेक्शन रूल। मैं आपको रिमाइंड कराता हूं कि प्रोजेक्शन रूल होता क्या है। देखो प्रोजेक्शन रूल
प्रोजेक्शन रूल आपका ये होता है किसी भी ट्रायंगल में, ये प्रोजेक्शन रूल आपका फॉलो होता है, प्रोजेक्शन रूल हमेशा फॉलो होता है, दैट इज स्मॉल a इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ठीक है, ये आपका पहला प्रोजेक्शन रूल है। सेकंड प्रोजेक्शन रूल है आपका b इक्वल टू ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए। थर्ड प्रोजेक्शन रूल है आपका c इक्वल टू ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए। बस c है तो c को छोड़ के a और b में खेलो, b है तो b कैपिटल B को छोड़ के और स्मॉल b को छोड़ के a और c में खेलो, स्मॉल a है तो कैपिटल A और स्मॉल a छोड़ के स्मॉल b एंड इसमें खेलते रहो। तो ये वाले जो प्रोजेक्शन रूल है वो हमें यहां लगाना चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्टकट भी शेयर करूंगा कि ये सवाल हो सकता है ना कि ये सवाल आगे चल के सीईटी में आए, तो बढ़िया सा शॉर्टकट बताने वाला हूं, क्योंकि एमसीक्यू है तो शॉर्टकट का बेटा मेरे पास पिटा रहा है। आगे जब मैं क्रैश कोर्स के बारे में बात करूंगा ना, तो आपको दिखेगा कि हर सवाल मतलब ऑलमोस्ट 98% सवाल में शॉर्टकट से सॉल्व करके दिखा सकता हूं। इसलिए शॉर्टकट्स बाद में आप सीईटी में काम आएंगे। यहां आपको पहले प्रोजेक्शन रूल से मैं दिखाता हूं। देखो, सबसे पहले आप इसे मल्टीप्लाई कर दो, a cos c प्लस b cos c, देन यहां पे b cos a प्लस c cos a प्लस c cos b प्लस a cos b, है ना। शॉर्टकट भी बताता हूं, वेट। आपको दिख रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन रूल मैंने लिखा है, क्यों ना अपन इसे a cos c और इसे क्लब करें। क्लब मतलब एक साथ लाए, चलो एक ब्रैकेट में ले लिया, a cos c प्लस c cos a प्लस ये वाली जो टर्म है b cos c, है ना, b cos c और c cos b एक जगह पे लाए, b cos c प्लस c cos b एक जगह पे ला लिया, और बाकी जो बचे हुए टर्म है उनको एक साथ लेके आओ, तो b cos a प्लस a cos b। तो जो आपका प्रोजेक्शन रूल होता है उस हिसाब से आपका ये बना स्मॉल b, ये बना आपका स्मॉल a और ये बना आपका स्मॉल c, यानी कि आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। इस तरीके से तो मैं बात कर रहा था कि मैं आपके साथ एक शॉर्टकट भी शेयर करूंगा। देखिए शॉर्टकट क्या हो सकती है, यहां देखिए। तो शॉर्टकट कैसे आप बना सकते हो, यहां देखो, जैसे ही मैं ये जो शॉर्टकट बता रहा हूं, बस इस क्वेश्चन के लिए नहीं, जब भी आपका कोई सवाल आता है ट्रायंगल ईबीसी वाला, तो आप क्या करिए, इजी वे में एक राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर कीजिए। अब राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करेंगे तो आप इसके एंगल ले लेना 30 और 60, तो 30 60 90 का ट्रायंगल होगा, और हाइपोटेनस लीजिएगा 1। हाइपोटेनस क्या लीजिए, 1, क्योंकि प्रॉपर्टी ये बोलती है कि जो भी साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होती है, देखो यहां पे मैंने नाम लिख लिए, तो ये हो गया स्मॉल बी, ये हो गया स्मॉल सी और ये हो गया स्मॉल ए, नोटेशन आपको पता है। द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री विल बी द हाफ ऑफ हाइपोटेनस। प्रॉपर्टी याद रखो, जो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री होती है वो हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है, और जो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री होती है वो होती है √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी। आप अगर हाइपोटेनस को कुछ यक्स मान लेते हो तो ये x/2 होगा और ये √3x/2 होगा। आपकी मर्जी है, मैंने आसान बनाने के लिए 1 किया। अब देखो, इस सवाल को आसानी से ऐसे भी कर सकते थे अपन, इस सवाल को आसानी से ऐसे भी कर सकते थे कि फिर आपका जो एक्सप्रेशन है इसमें आप ए प्लस बी यानी कितना, a प्लस बी होगा आपका √3/2 + 1 इंटू कॉस सी, एंगल सी कितना है 30, कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। देखो ये शॉर्टकट में इसलिए बता रहा हूं, अगर आपको प्रोजेक्शन रूल याद नहीं आ रहा होगा, कंफ्यूज हो आप, तो ट्रायंगल का सवाल छोड़ना ही नहीं, कभी कभी भी ट्रायंगल का सवाल छोड़ना नहीं। हो सकता है कि प्रोजेक्शन रूल आपको याद ना आए एग्जाम के टाइम, तो आपके लिए ये एक बेटर ऑप्शन रहेगा। कोई भी ट्रायंगल का सवाल इस मेथड से करते जाओ। बी प्लस सी कौन है, इन दोनों का एडिशन, 1 + 1/2 क्या होता है भाई 3/2 होता है, इंटू कॉस ए, कॉस 60 कितना होता है 1/2 होता है सर, सी प्लस ए
ये हो गया 1/2 प्लस √3/2 इंटू 0, क्योंकि एंगल बी कौन सा है 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0, तो वो टर्म तो 0 बन गई। देखो यहाँ पे तो 0 बन गया, तो √3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो 3/4 बना प्लस √3/2 बना, है ना। फिर इनका क्या बना 3/4 बना, और इसका आगे तो 0 है, आगे का पार्ट तो 0 है, तो 3/4 प्लस 3/4 बेस सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, तो 6/4 हुआ। तो 6/4 को आप लिख सकते 3/2 एंड √3/2। अब ज्यादा कुछ करिए मत, ये आप ऐसे एक्सप्रेशन का वैल्यू लिखिए। अगर आप ऑप्शन से जाओगे तो ये ऑप्शन सी आपको ये वाला आंसर देगा। अब रखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो 1 प्लस 1/2 कितना 3/2, 3/2 प्लस √3/2, देखो ये वाली स्टेप आ गई। तो यही एक ऑप्शन है जो ये आंसर के साथ मैच करेगा, तो ऑप्शन सी विल बी योर आंसर। अगर आपको प्रोजेक्शन रूल नहीं लगाना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बराबर। चलो इसका शॉर्टकट स्क्रीनशॉट लीजिए, तो ऑप्शन सी इसके साथ मैच हो रहा है, ऑप्शन सी में वैल्यू डालिए तो आपका काम बन जाएगा। बढ़िया, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपका वेक्टर से आ रहा सवाल है। इसमें कुछ शॉर्टकट तो लगेगा नहीं क्योंकि डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार दे रखा है, मॉड्यूलस ऑफ बी बार दे रखा है, लैम्बडा फाइंड करना है, जबकि आपको दिया है कि ये दो वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। आपको पता होगा कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट 0 होता है। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे कि ये व्हाइट बोर्ड पे अपना लेक्चर चल रहा है बेटा। वेरी सून विद इन 1 मंथ अपना यहाँ पे डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, इंटरएक्टिव बोर्ड, जो भी आपको कहना है आ जाएगा। ये अपडेट हो रहा है धीरे धीरे प्रोसेस में, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम के टाइम ये लॉन्च हो रहा है, ये करना इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा बजट का इश्यू है भाई, तो गरीब के चैनल को जरा सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज शेयर कीजिए, आगे अपडेट होंगी चीजें। मुझे पता है कि आपको भी ज्यादा पसंद आता है डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन अभी फिलहाल धीरे धीरे हम उसे अपडेट करने वाले। ये क्योंकि आपको पता है कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे जब उनका डॉट 0 होगा, यानी कि यहां पे ए बार प्लस लैम्बडा बी बार डॉट ए बार माइनस लैम्बडा बी बार इज इक्वल टू क्या 0। अब आपको पता है कि डॉट प्रोडक्ट में ये जब डॉट आप सॉल्व करोगे, ये जब डॉट सॉल्व करोगे तो प्रॉपर्टी याद रखना कि मान लो कि ए बार प्लस बी बार है, डॉट ए बार माइनस बी बार है, तो बेटा ये होता है मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी आप याद रखना कि मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड बी का स्क्वायर होता है। तो यहां पे मॉड ए का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ लैम्बडा बी बार का स्क्वायर क्या होगा 0। तो मॉड ए का स्क्वायर कितना 9 माइनस मॉड लैम्बडा का स्क्वायर इंटू मॉड बी का स्क्वायर कितना है 16 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आप लिख सकते हो 9 इक्वल टू 16 लैम्बडा स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर मॉड कहां गया, भाई मॉड लगता क्यों है, क्योंकि वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, लेकिन मैं तो उसके ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूं ना, तो मॉड का स्क्वायर का कोई मतलब ही नहीं बनता, बराबर है। मॉड के स्क्वायर का क्या मतलब है, स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मॉड्यूलस का काम क्या था पॉजिटिव करना, तो इसलिए मैं आराम से मॉड हटा सकता हूं। देखो ये छोटी छोटी चीजें आगे में हर मेरे चैनल पे जितने भी वीडियोस आएंगे इसके कंटेंट के रिलेटेड, उसमें छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर करने वाला हूं। मॉड आराम से हटाओ अगर उसके ऊपर स्क्वायर है। हाँ, अगर यहाँ पे मॉड का क्यूब होता तो मैं मॉड को नहीं हटा सकता, क्योंकि क्यूब मॉड क्यूब तो मतलब फिर वो पॉजिटिव नेगेटिव वाली केस हो जाएगी, है ना। तो बिंदास यहाँ पे हटा सकते हो, और सिंपली दिख रहा है आपको कि यहाँ पे आपका लैम्बडा स्क्वायर क्या मिलने वाला है 9/16 और लैम्बडा आपका मिलने वाला है +-3/4। तो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। आगे बात समझ में आगे। यहां पे डिफरेंशिएशन का सवाल है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है और आपको dy/dx फाइंड करना है। मतलब ये सवाल आप इंप्लिसिट फंक्शन का मान सकते हो, मान सकते हो क्या है ही, इंप्लिसिट फंक्शन का है ही सवाल। अच्छा और एक चीज,
क्वेश्चन को समझे कैसे, मेरा क्या मतलब है, देखो ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। अब बच्चों के माइंड में ये सवाल आ सकता है, कुछ बच्चे होंगे कि सर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करें क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट का डेरिवेटिव 1 आएगा, राइट का डेरिवेटिव ई पावर एक्स अपॉन वाई इंटू फिर एक्स अपॉन वाई का डेरिवेटिव करते रहेंगे। लेकिन बच्चों वो कर सकते हो बिल्कुल, लेकिन आप एक बार ऑप्शन देखो ना, आपके ऑप्शन में लॉग है, आपके ऑप्शन में लॉग है, वो कहां से मिलेगा आपको? अगर आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके ऑप्शन में जो लॉग वाला एक दो ऑप्शन में दे रखा है लॉग, वो कहां से बनेगा? इसलिए पहला स्टेप आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसको लॉग लगा दो, लॉग लगाओ, पहला वही काम करना, इसको लॉग लगाओ, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन मत करो। तो यहां पे हमने लॉग को अप्लाई किया हुआ है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो जैसे ही लॉग आप अप्लाई करोगे तो लॉग एक्स इक्वल टू बनेगा एक्स अपॉन वाई, लॉग ही 1 होता है, तो बस इतना है। लॉग एक्स का वैल्यू कितना बना, एक्स अपॉन वाई। अच्छा, इस y को लेफ्ट में लेके आओ, इस y को लेफ्ट में लेके आओ। अगर मैं y को लेफ्ट में लेके आता हूं तो ये कुछ बनेगा x अपॉन लॉग एक्स, मतलब y को लेफ्ट में लेके आया, log x को नीचे लेके आया, क्योंकि मुझे y एक साइड में चाहिए था। आप बोलोगे सर आपको y एक साइड में क्यों चाहिए था? भाई फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है dy बाई dx। अच्छी बात होती है कि y को एक साइड छोड़ दो। अब अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूं तो आपको मुझे u बाई वी रूल लगाना पड़ेगा, तो u बाई वी रूल लगाने से आपका काम हो जाएगा। देखो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि यहां पे डिफरेंशिएशन करके इसी स्टेप को डिफरेंशिएशन कर सकते हो, या फिर ऐसे करके भी आप जा सकते हो। तो चलो इस मेथड से अपन चले जाएंगे। अब यहां पे आप करिए डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई dx इज इक्वल टू नीचे कितना आ रहा है, log x का ब्रैकेट स्क्वायर। आपको आई होप u बाई वी रूल याद होगा, v एज इट इज u का डेरिवेटिव 1 माइनस u एज इट इज और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो x कैंसल, तो dy बाई dx क्या बचा, dy बाई dx आपका बचा log x माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर। अब आप एक काम कीजिए, सिंपल एक काम कीजिए, यहां से जो log x की वैल्यू थी, क्योंकि आपके ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि ये दो ऑप्शन अगर आप देख रहे हो, क्योंकि ये आने का तो चांस है ही नहीं, तो आपके ऑप्शन में इसका ज्यादा चांस है, इन दो ऑप्शन में से आंसर आने का ज्यादा चांस है। तो ऊपर वाला जो log x है, ऊपर वाला जो log x है ना, उसको आप x अपॉन वाई से रिप्लेस कीजिए, x अपॉन वाई से आप क्या कीजिए, रिप्लेस, और नीचे आपका जो y log x बनेगा उसको आप x लिख सकते हो। मैं बताता हूं कैसे। अगर आप इस log x को, नीचे वाले नहीं, इस log x को आप क्या करते हो, x बाय वाई लिखते हो, तो ये बनेगा x माइनस वाई अपॉन, है ना, y इंटू log x इंटू log x। तो आप बड़ी आसानी से x माइनस वाई, इस y log x को देखो, y log x यहां पे देख सकते हो, हाँ, y log x को x लिख सकते हो, इस y log x को आप x लिख सकते हो। तो ये आपका आंसर बनने जा रहा है ऑप्शन सी। इस तरीके से आपको करना रहेगा। थोड़ा सा ये सवाल मैनिपुलेशन का था, मैनिपुलेट करना पड़ेगा आपको, जिस हिसाब से ऑप्शन है सीईटी में तो काफी बार करना पड़ता है भाई। मजा आने वाला है जब सीईटी का क्रैश कोर्स में इस तरीके से लूंगा। देखो सीईटी में अगर हर लेसन के मैं 50 क्वेश्चन करा रहा हूं तो 40 क्वेश्चन तो शॉर्टकट से सॉल्व करूंगा, 40 क्वेश्चन तो शॉर्टकट दे दूंगा आपको, 10 क्वेश्चन हो सकता है कि मुझे मेथड से करने पड़े। तो सीईटी में क्रैश कोर्स में मजा आने वाला है, ये जरा आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको ऑब्जर्व कीजिए। हाँ तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब ये सवाल आपका लाइन एंड प्लेन से आ चुका सवाल है। देखो एंगल बिटवीन लाइंस निकालना, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट लाइन का इक्वेशन है, और ये आपका सेकंड लाइन का इक्वेशन, ये आपका सेकंड लाइन का इक्वेशन है। आपको पता है कि किसी भी लाइन का वेक्टर इक्वेशन इस फॉर्म में होता है, और जब आपको लाइंस के बीच का एंगल पूछा हो
तो अगर एक लाइन ये मैं कहूं और दूसरी लाइन को मैंने ऐसे कुछ कहा, तो बेटा याद रखो लाइंस के बीच में एंगल मतलब कि इनके बीच का एंगल, B1 बार एंड B2 बार के बीच का एंगल। ऐसे क्यों? क्योंकि वो जो B1 बार होता है ये एक लाइन को पैरेलल वेक्टर होता है और B2 बार दूसरे लाइन को पैरेलल वेक्टर होता है। आपको इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना है, मतलब आपको B1 बार और B2 बार के बीच का एंगल निकालना, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। तो आपका यहां पे B1 बार कौन है? 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। आपका B2 बार कौन है? ये है i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। देखो ऑप्शन में कहीं पे π/2 नहीं है, ऑप्शन में कहीं पे π/2 नहीं है, मतलब कि इनका डॉट तो जीरो नहीं आ रहा है और आ भी नहीं सकता, सारे पॉजिटिव टर्म है। डॉट जीरो कब आ सकता है? जब कोई निगेटिव टर्म होनी चाहिए ना कैंसिलेशन होने के लिए। तो यहां π/2 ऑप्शन वैसे भी नहीं है। तो इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मतलब लाइंस के बीच का एंगल, ये मैं बेसिक से आपको बता रहा हूं। तो इनका एंगल निकालने के लिए मान लेते कि इनका एंगल थीटा है ना? तो ये B1 डॉट B2 अपॉन मॉड B1 मॉड B2, तो cos थीटा इक्वल टू B1 डॉट B2 यानी 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन इसका मॉडुलस कितना है? 36 4 9 है ना? 36 और 4 40, 40 और 9 49, 49 का स्क्वायर रूट कितना? 7, और यहाँ पे 4 4 1 मतलब 3 स्क्वायर रूट होता है ना मॉडुलस मतलब। तो बस cos थीटा इज इक्वल टू 4 और 3 7, 7 और 12 कितना? 19 अपॉन 21। तो cos थीटा बन गया 19 अपॉन 21, यानी आपका आंसर ऑप्शन डी बनने जा रहा है, cos इनवर्स 19/21। ओके, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। तो चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि यह जो अपना क्वेश्चन 6 है, इसमें इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बोला है, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स बोला है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट शेयर करता हूं, क्योंकि ये वैसे भी एमसीक्यू का सेक्शन चल रहा है, एमसीक्यू में शॉर्टकट लगाना अलाउड होता है। तो इसमें शॉर्टकट में लगा के आपको बताता हूं कि इसका आंसर क्या आता है। देखो शॉर्टकट से वैसे आप मेथड से कैसे करोगे? ऑफकोर्स आप इसे यू बोलोगे, इसे वी बोलोगे और बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करोगे, बाय पार्ट्स लगा के सॉल्व करोगे। मैं भी वही करूंगा, लेकिन थोड़ा अच्छे तरीके से, शॉर्ट तरीके से, आसान तरीके से। देखो ऐसे जब सवाल आता है तो क्या करना है? बाय पार्ट्स में आपको ये एक्स स्क्वायर लिखना है और यहां पे कॉस एक्स लिखना, यहां पे आपको कॉस एक्स लिखना। अब आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है ये आपका u वाला पार्ट है और ये आपका v वाला पार्ट है, बराबर? स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? थोड़ा सा मैं इसे नीचे लिखता हूं। देखो ये आप एक्स स्क्वायर और ये आपका कॉस एक्स। अच्छा, इसके पहले कि मैं ये शॉर्टकट आपके साथ शेयर करूं, एक चीज आप नोटिस करना कि ऐसे नहीं होगा कि सर बाय पार्ट्स का हर सवाल ये जो शॉर्टकट में बता रहा हूं इस शॉर्टकट से सॉल्व होगा क्या? नहीं, मैं जो शॉर्टकट बताऊंगा सिर्फ ऐसे केसेस में सॉल्व होगा। ये अगर आपका एक्सप्रेशन इन फॉर्म में है तभी सॉल्व होगा, याद रखना। ऐसे फॉर्म में होगा तभी ये शॉर्टकट लगा सकते हो आप। तो आप क्या कीजिए, इसे यू कहा आपने और इसे वी कहा, क्योंकि आपको पता है कि यू किसे कहना है, वी कैसा कहना है। उसके लिए आपको पता है कि एक रूल होता है आइलेट, आइलेट रूल होता है। इस हिसाब से जो पहले आता है उसे यू कहते हो या फिर लाइट, आइलेट बोलो या लाइट बोलो। आपकी अपनी बोर्ड एग्जाम, बोर्ड बुक में लाइट दिया है, लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल जेई की बुक्स में आइलेट दे रखा है। सर दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? ये है मोस्ट एक्यूरेट। आप कोई भी अच्छी वाली सिंगेज की हो, आर्यंत की हो, जेई की बुक उठाओ और वहां पे बाय पार्ट्स वाला कंसेप्ट पढ़ो, तो आपको वहां पे रूल दिखेगा आइलेट नॉट लाइट। ये चीज आपके दिमाग में रखना। तो यहां पे आप यू एंड वी डिसाइड किया आपने इस हिसाब से। तो आप क्या करो,
u का डेरिवेटिव करते जाओ जब तक जीरो नहीं आता। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना, 2x, 2x का 2 और 0। मैंने क्या कहा, जो जिसको भी आपने u कहा है उसे तब तक डेरिवेटिव करो जब तक जीरो नहीं आता। आ गया सर। v वाला जो पार्ट है उसका इंटीग्रेट करो जीरो की इक्वल, जीरो की स्टेप तक इंटीग्रेट करो। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है सर। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos x होता है सर। माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस sin x होता है सर। बराबर। अब आप काम करो, यहां पे प्लस माइनस, ये हमेशा लगाना होता है। प्लस माइनस हमेशा लगाओ और ऐसे मल्टीप्लाई करो, ऐसे क्रॉस में, और आपका आंसर बन गया। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन फर्स्ट, क्रॉस। ये देखो एक्स स्क्वेयर साइन एक्स, ये टर्म बन गई, माइनस इंटू माइनस प्लस 2x cos x, ये टर्म बन गई, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस 2x sin x, ये टर्म बन गई, खत्म। तो ये वाला जो शॉर्टकट है आप कब लगा सकते हो, मैंने अभी 2 मिनट पहले वीडियो में बताया, आप थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो। तो ऐसे सवालों को ऐसे करना होता है बेटा, 10 सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड में सॉल्व होगा सवाल ये। आ रही बात समझ में, 10 सेकंड में सॉल्व होने वाला है ये सवाल, डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है। देखो मैं एक चीज आपके साथ शेयर करता हूं, बोर्ड की या सीईटी की प्रिपरेशन के टाइम क्या करते हो, जब भी सॉल्यूशन का सवाल आए सबसे पहले आप देखोगे कि वेरिएबल सेपरेबल में जा रहे हैं क्या, मतलब x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ, यहां y की जगह t, x की जगह t है ना, यहां dx बाई dt चाहिए ना, dx बाई dt चाहिए। तो यहां कभी कभी y और x में होता है, तो y की टर्म एक तरफ, x की टर्म एक तरफ जा रही, क्या जी हाँ जा रही, तो वेरिएबल सेपरेबल का है, नहीं तो क्या कुछ सब्स्टिट्यूशन करके वेरिएबल सेपरेबल में जा रहा है, जिसे आप कहते हो रेड्यूसिबल टू सेपरेबल, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, नहीं जा रहा है। फिर चेक करो होमोजेनियस है क्या, सबकी डिग्री सेम है क्या, होमोजेनियस नहीं है, फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए कोशिश करो। तो 4 ही मेथड है अपने पास, या तो सवाल वेरिएबल सेपरेबल में जाएगा, सीईटी की बात कर रहा हूं, सीईटी बोर्ड की, वेरिएबल सेपरेबल, रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो 4 में से किसी एक में जाना चाहिए। अब ये सवाल सीधा दिख रहा है वेरिएबल सेपरेबल में जा रहा है सर, देखो x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ, ये x की टर्म एक तरफ और y की टर्म एक तरफ। अच्छा बच्चों को और एक दिक्कत आती है कि सर ठीक है आपने बोला कि x की टर्म एक तरफ, y की टर्म एक तरफ, तो कौन सी टर्म कहां लाए। इसका एक आसान सा तरीका बोलता हूं कि भाई dx और dy या dt आपको हमेशा न्यूमरेटर में चाहिए होता है, न्यूमरेटर में, इसलिए उनको कभी नीचे मत जाने दो। तो यहां पे देखो dx ऊपर था, ऊपर ही रखना था, तो मैंने x की टर्म लेफ्ट में लेके गई, और dt मुझे ऊपर चाहिए था इसलिए dt को ऊपर लेके गया। तो ये तरीका आप समझ सकते हो कि कौन सी टर्म किस तरफ लेके जानी है, इससे डिसाइड होता है। अब बन गया सवाल, हाँ सवाल तो आसानी से बन गया। अब देखो इंटीग्रेशन 1/x log x, और यहां पे इंटीग्रेशन 1/t dt। तो आपको पता है कि नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है, मतलब दिस इज इन द फॉर्म f डैश x अपॉन एफ एक्स, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर है ना, तो इंटीग्रेशन f डैश x अपॉन एफ एक्स इस फॉर्म में चला गया, तो ये क्या होता है, log एफ एक्स होता है सर, ये क्या होता है, log एफ एक्स होता है। तो बस इस फॉर्म में लेके चलो, तो ये क्या होगा, log ऑफ log x 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, बराबर। ये अब यहां देखो, अगर आप यहां पे ठीक से देख रहे होंगे तो आपको ऑप्शन में इसे बिठाना है। अच्छा एक चीज और करेंगे, इस c को, c क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो log से भी ले सकते हैं ना, क्या दिक्कत आ रही। तो log ऑफ log x इज इक्वल टू log ऑफ ct,
लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग एम प्लस लॉग एन इक्वल टू लॉग एम एन, प्रॉपर्टी लगाई, दोनों तरफ के लॉग हटा दिए, लॉग एक्स इक्वल टू सी टी। आपको पता है कि यहाँ नेचुरल बेस कौन होता है, ई होता है। वैसे जब नेचुरल बेस ई होता है तो लॉग नहीं लिखते आप, एलियन लिखते हो, लेकिन सारे ऑप्शन मेरे मतलब क्वेश्चन में लॉग था तो मैंने वैसे ही कर दिया। अब इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगा, ई पावर सी टी। तो यक्स इक्वल टू ई पावर सी टी, ये आपका सॉल्यूशन रहेगा ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से आपको सॉल्व करना रहेगा, ठीक है बच्चों। तो इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो देखिए ये आपका एमसीक्यू का लास्ट सवाल है, एमसीक्यू का लास्ट सवाल बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से सवाल है। बोला है कि मीन एंड वेरिएंस दे रखा है 18 एंड 12। आपको याद होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला क्या होता है, एनपी। तो एनपी आपका 18 दे रखा है और आपका वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीक्यू, बराबर। तो आपको एन निकालना है तो आप इसे डिवाइड करो, तो एनपीक्यू अपॉन एनपी इज इक्वल टू कितना, 12 अपॉन 18, बराबर। तो यहां पे एन कैंसिल हो रहा है, पी कैंसिल हो रहा है, तो आपको क्यू क्या मिलने जा रहा है, आपका क्यू मिलने जा रहा है 2/3। अच्छा, अब अगर क्यू 2/3 है और आपको पता है पी और क्यू में रिलेशन क्या होता है, पी क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, क्यू क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेल्योर, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 आएगा, दोनों की प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो पी हो गया 1 माइनस क्यू, तो पी आपका आएगा 1 माइनस 2/3 यानी 1/3। अब इसे आप पुट कीजिए एनपी इक्वल टू 18 में, ये दे रखा है ना रिलेशन, एनपी इक्वल टू 18। अब यहां अगर मैं एन इंटू कितना 1/3 इक्वल टू 18, एन इक्वल टू कितना 18 3 जा 54, सो ऑप्शन बी विल बी योर आंसर। एक तरीके का सिंपल क्वेश्चन मान सकते हो आप इसे, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ये सवाल, ओके। चलो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अभी 1 मार्क के क्वेश्चन, एमसीक्यू खत्म हो गए, 1 मार्क के क्वेश्चन इसे सॉल्व करना है। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 5π/3, ओके। आपको पता होगा ना चाहिए, आपको पता होगा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स यक्स होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, यक्स होता है। तो इसका आंसर 5π/3 आंसर आ गया। ऐसा अगर आपने लिखा गलत, ये बिल्कुल गलत आंसर। भाई साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, आमतौर पे आप क्या कहते हो कि सर साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए, यक्स आंसर आ गया। बट माइंड इट, ऐसा तभी होगा जब आपका यक्स बिलोंग करता हो क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 के बीच में, और आपका ये 5π/3 -π/2 टू +π/2 के बीच में नहीं है। तो बिल्कुल ये गलती मत करना कि इसका आंसर आप 5π/3 लिखो। तो सर क्या करें, तो इसके लिए आपको इस एंगल को इस इंटरवल में लाना पड़ेगा। सर कैसे लाए, देखो, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन इस 5π/3 को आप थोड़ा सा लिखने की कोशिश करो। देखो मैं कैसे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, 2π - π/3, थोड़ा सा मैनिपुलेट करो, तो 3 2 जा 6 - 1 कितना 5, ये बन गया। आपको पता है कि साइन ऑफ 2π - थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, 2π माइनस मींस कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये माइनस साइन थीटा होगा। तो यहां देखो, तो ये बन गया साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन π/3। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ माइनस π/3। अब आपको अधिकार है कि साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल करो, क्योंकि जो एंगल अभी मिला है इस इंटरवल को बिलोंग करता है, -90 टू +90 के बीच में -60 आता है। तो अभी आप साइन इनवर्स साइन कैंसिल करके आपका आंसर -π/3 लिख सकते हो। अच्छा, इसके साथ देखो आगे जब 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क के क्वेश्चन आएंगे तो मैं स्कीम ऑफ मार्किंग भी आपको बताऊंगा कि किस स्टेप को
मार्क मिलेगा, मतलब कौन सा स्टेप इन्वॉल्व करना कंपलसरी है। मतलब आपको पता होगा, क्योंकि मैंने 4 साल पेपर चेकिंग भी की है बोर्ड की, तो वहां पे हमें एक मॉडल आंसर शीट मिलता था और वहां पे लिखा होता था कि सॉल्यूशन भी आता था वहां पे क्वेश्चन का, कि इस स्टेप को 1 मार्क, इस स्टेप को आधा मार्क, इस स्टेप को कई बार होता है ना, आप बोलते हो सर कि मैंने आधा ही क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मुझे क्या कुछ मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलते हैं बोर्ड एग्जाम। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि यहाँ हाफ मार्क, यहाँ हाफ मार्क, यहाँ 1 मार्क, वो स्कीम ऑफ मार्किंग भी बताऊंगा। लेकिन ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है, तो यहाँ उतना कुछ स्कीम ऑफ मार्किंग डिपेंड नहीं करती, इस पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो कि फाइनल आंसर सही आए, है ना। अगला सवाल, अगला सवाल, फिर भी अगर कोई पेपर चेकर ऐसे भी कर सकता है गलती से। देखो आपने इस 5π/3 को स्प्लिट किया 2π - π/3, और आपको याद नहीं आ रहा कि साइन ऑफ 2π - π/3 कितना होता है, और यहां तक कि आपने सॉल्व किया, तो यहां पे भी आपको हाफ मार्क देगा वो, यहां पे भी आपको हाफ मार्क देगा, और सॉल्यूशन सही आया तो हाफ मार्क बढ़ा देगा। लेकिन ये उस केस में पॉसिबल है जहां पे आपका स्कोर आउट ऑफ 80 75 अबो अगर आपका स्कोर जा रहा है, तो ऐसे छोटी छोटी चीजों के लिए मार्क्स नहीं मिलेंगे। कुछ बच्चे होते हैं ना जिनको पास होना भी काफी मुश्किल होता है, तो हम पेपर चेक करने वाले लोग देखते रहते जगह कि कहां मैं मार्क्स दे सकता हूं। तो अगर आपने इसे छोड़ा इसी स्टेप में, तब भी आपको हाफ मार्क मिलेगी, आधा मार्क मिलेगा 1 मार्क का क्वेश्चन। अगला सवाल, फाइंड के इफ लाइंस, ये जो लाइंस है वो क्या है? परपेंडिकुलर। ये लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। आपको मैं बता दूं कि ax², आपको पता है कि जो पासिंग थ्रू ओरिजिन का पेयर ऑफ लाइंस का जॉइंट इक्वेशन होता है, वो इस तरीके का होता है, जिसको आप क्या कहते हो? इसको आप कहते हो होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन, होमोजेनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन। तो ax² + 2hxy + by², इसके लाइंस अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको a + b 0 ले सकते हो, ये रिजल्ट आपको पता है। अब यहां ये रिजल्ट क्या हम आंसर में लिखे? बिल्कुल लिखना चाहिए। देखो, जब आप बोर्ड का पेपर सॉल्व करते हो ना, तो आप कोशिश करो कि आपका पेपर देख के पेपर चेक करने वाला खुश हो जाए। भाई उसके झगड़े अगर बीवी के साथ हो गए होंगे, तब तो आपका पेपर गया काम से। तो आप पेपर चेकर को खुश करो, इसलिए ये ऐसी चीजें थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखो। कुछ नहीं जाता, 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन मार्क्स मिलेंगे जरूर। तो यहां पे ए कितना है? के है भाई। बी कितना है? -4 है। बी कितना है? -4 है। और आपको पता है कि a + b 0 है, तो यहां पे k - 4 आपका 0 हो रहा है, इसलिए k की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 4। k की वैल्यू आपकी आ रही है 4, बराबर। तो यहां पे आपको k का वैल्यू मिल गया 4। अब ये इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, चलो इसे भी खत्म कर देते। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है, तो इसे मैं i से दिखाता हूं, और आपको पता है कि ये 5/3 होल पावर x आप इसे लिख सकते हो। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x क्या होता है? a पावर x अपॉन log a, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 5/3 की पावर x अपॉन log 5/3 प्लस c, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इंडिफिनिट का सवाल आप बनाते हो तो +c लिखना होता है। स्क्रीन के बाहर तो नहीं जा रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये आपको करना होता है। अच्छा, यहां पे सर बस इतना ही लिखेंगे तो 1 मार्क मिलेगा क्या? थोड़ा फैंसी करो ना भाई इसको। थोड़ा फैंसी मतलब क्या? आप बोलो, सिंस वी नो इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x इक्वल टू a पावर x अपॉन log a, हेंस ये स्टेप, हेंस ये स्टेप। क्या जा रहा है अपना? मार्क्स गेन करना भी कला है, छीनना पड़ता है मार्क्स को पेपर सेटर से। जितना आप उसको अच्छे से लिख के प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया रखोगे ना, उतना खुश होके मार्क्स देगा वो, बराबर। और एक बात, बोर्ड का पेपर जब लिखते हैं ना बच्चे, तब मैंने एक चीज नोटिस की थी, मैं भी काफी परेशान हो रहा था उस चीज से।
आदत क्या होती है कि क्वेश्चन 2 है, समझो क्वेश्चन 2, इसके 2 सवाल यहां बना दिए, इसके 2 सवाल यहां बना दिए, दूसरे 2 सवाल किसी और पेज पे, 2-4 पेज के बाद और पेज पे, और बोलेगा कि क्वेश्चन 2 का थर्ड क्वेश्चन में ये सॉल्व करो। जितना हो सके उतना इस चीज को अवॉइड करो, क्योंकि आप पेपर चेकर को इधर उधर भगाओगे ना, वो बोलेगा यार भाड़ में जा, नहीं काउंट करूंगा उस क्वेश्चन को। तो आप जितना हो सकता है उतना कॉन्जिक्यूटिव वे में पेपर लिखने की कोशिश करो। अब देखो 1 मार्क का क्वेश्चन है, मान लो कि ये क्वेश्चन आपको क्लिक स्ट्राइक नहीं हो रहा है कि इसका क्या करे, तो थोड़ा सा उसके लिए जगह छोड़ दो ना। यहाँ पे कितनी जगह लगने वाली है, 4 लाइंस, 5 लाइंस, 6 लाइंस छोड़ दो। बाद में अगर आपको लगे कि हाँ मैं क्वेश्चन कर सकता हूं तो अटेम्प्ट करो। तो ये चीजें याद रखो, जहां तक पॉसिबल है वहां तक आप आगे पीछे करना अवॉइड करो। हाँ, सेक्शन डी का क्वेश्चन है, काफी बड़ा क्वेश्चन होता है, आधा क्वेश्चन हो गया फिर समझ में नहीं आ रहा है कि आगे कैसे जाए। वैसे बड़े बड़े क्वेश्चन को थोड़ा आगे पीछे चलता है, लेकिन ये छोटू छोटू जो क्वेश्चन, चिंदी क्वेश्चन होते हैं ना 1 मार्क वाले, बीच में कहीं पे डाल दोगे आप 3 मार्क के बीच में, तो भाई परेशान हो जाएगा पेपर चेकर। ये मत करो, बराबर। चलो इसे नोटिस कर लो। तो अभी देखिए 1 मार्क में ये 4th क्वेश्चन है ना, तो 0 to π/2 cos square x dx, तो इसे हम I से दिखाएंगे, 0 to π/2 cos square x dx। वैसे अभी ये सवाल मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको पता चले कि भाई असली टीचिंग क्या होती है। ये सवाल भी मैं छुटकी भर में 10 सेकंड में शॉर्टकट तरीके से बता सकता हूं, ओनली 10 सेकंड में। आप देख के बता सकते हो बिना पेपर पेन के कि इसका आंसर झुरवाने वाला, ग्राफिकली में थोड़ा, लेकिन यहां में बोर्ड का डिस्कशन चल रहा है तो मेथड से करना पड़ेगा मुझे। लेकिन यही अगर क्वेश्चन एमसीक्यू लेवल पे आता तो मैं ऐसे ट्रिक बताता कि 10 सेकंड में इसका आंसर आप निकाल पाते, देखते ही बिना पेपर पेन के। भाई कॉस स्क्वायर इसका ग्राफ ऐसे आता है, उसके नीचे का एरिया 0 to π/2 में ऐसे होता है, काफी चीजें। चलो मेथड से करके, हाँ? तो इसे आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देना। अब आप बोलोगे सर कि हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने आता है। चलो मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बोलता हूं, 2 तरीके से। एक तरीका ये हुआ कि इसे आप क्या करिए, 1 + cos 2x/2 लिखिए, लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर x को, बिल्कुल सर। तो I = 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2, 0 to π/2। अपर लिमिट दीजिए, लोअर लिमिट दीजिए। I = 1/2, लोअर लिमिट तो देंगे नहीं ना, लोअर लिमिट तो 0 है, तो ये π/2 प्लस यहां पे बनेगा sin π 0 होता है, लोअर लिमिट की जरूरत नहीं, तो ये बन गया आपका आंसर कितना, π/4। ये तरीका समझ में आया। दूसरा तरीका देखो, अपने चैनल पे जब आगे चल के सीईटी के बाद जेई का भी प्रिपरेशन में कराने वाला हूं, वहां पे मैं एक सीरीज लूंगा आपका, सीरीज। उस सीरीज में एक क्वेश्चन कम से कम 2 तरीके से कैसे करें, कोई क्वेश्चन तो मैं 4 तरीके से भी सॉल्व करके दिखाने वाला, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ऐसी एक सीरीज इसी चैनल पे होने वाली है कि एक सवाल 2, 3, 4 मेथड से मैं करके दिखाऊंगा, तो आपको सभी 360 डिग्री एंगल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होने वाला है। यहां देखो, अब दूसरा सवाल, दूसरा मेथड क्या हो सकता है, और मेथड में आपको बताने जा रहा हूं। मुझे बार बार स्क्रीन की तरफ देखना पड़ रहा है क्योंकि लाइन थोड़ा सा इधर उधर ना जाए, ठीक है। तो यहां देखो, I = इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos square x dx, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया सर, इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब आगे आपको पता है कि बाय प्रिंस रूल, यहां पे आप प्रिंस रूल लगा सकते हो, सॉरी किंग्स रूल, प्रिंस रूल नहीं, किंग्स रूल। यहां पे आप क्या कर सकते हो, किंग्स रूल लगा सकते हो। अच्छा सर, क्या बोर्ड के एग्जाम में हम ऐसा लिखे किंग्स रूल? नहीं, बोर्ड के एग्जाम में ऐसा कोई रूल लिखा नहीं है, बस ये याद रखने के लिए इसको नाम दिया है कि किंग्स रूल नाम दे रखा है। तो इसकी जगह आपको रूल लिखना पड़ेगा। कौन सा रूल? ये देखो, 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू होता है 0 to a f (a - x) dx, इसे बोलते हैं किंग्स रूल।
तो आपको एग्जाम में किंग्स रूल वर्ड मत लिखो यहां बस आपको समझने के लिए मैंने किंग्स रूल बोला है, आपको ये रूल लिखना है यूजिंग दिस। ठीक है, तो अगर मैं ये रूल लगाता हूं तो ये बनेगा 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि होता क्या है कि x की जगह क्या आएगा, π/2 माइनस एक्स आएगा इस रूल के हिसाब से। तो cos π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स। तो आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करो, सही जा रहा है, सही जा रहा है। तो लेफ्ट में आएगा 2i और 0 to π/2। बाय द वे डेफिनेट इंटीग्रेशन, दो डेफिनेट इंटीग्रेशन ऐड तभी कर सकते हो जब लिमिट सेम। तो ये और ये इसका हो गया एडिशन, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, देखो यहां पे 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, तो 0 to π/2 1 प्लस cos 2x ये हो रहा है आपका। ठीक है, तो यहां पे 2i इसका इंटीग्रेशन, सॉरी cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है और 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये 0 to π/2, तो 2i इक्वल टू π/2 एंड देयरफॉर i इक्वल टू π/4। तो आपकी मर्जी है, दोनों मेथड में से किसी भी मेथड से आप कर सकते हो आपकी एग्जामिनेशन। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।